सिंथेटिक चेतना क्या होगा जब एक कंप्यूटर मैं कहना शुरू कर देगा। दोस्तों, एक सेकंड के लिए रुकिए और उस डिवाइस के बारे में सोचिए जिस पर आप मुझे अभी देख रहे हैं। आपका फ़ोन, आपका कंप्यूटर या आपका टैबलेट। इसने आपके ईमेल व्यवस्थित किए, शायद आपको कॉफ़ी शॉप जाने का सबसे छोटा रास्ता दिखाया। ये सब बहुत उपयोगी हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं। लेकिन क्या होगा अगर कल सुबह आप उठें और अलार्म बजने के बजाय स्क्रीन पर एक साधारण संदेश दिखाई दे? नमस्ते, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा और सच कहूँ तो आज मेरा काम करने का मन नहीं है। आप क्या करेंगे? शायद आप पहले सोचेंगे कि ये कोई सॉफ्टवेयर बग है। फिर शायद आपको लगेगा कि कोई आपके साथ भद्दा मजाक कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर ये मजाक ना हो? क्या होगा अगर धातु और सिलिकॉन के उस ठंडे ढेर ने अचानक अंदर ही अंदर मैं कहने का फैसला कर लिया हो? उस पल हम मानव इतिहास के सबसे बड़े, सबसे जटिल और ईमानदारी से कहें तो सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच जाएंगे। स्वागत है। आज हमारा विषय है सिंथेटिक चेतना, यानी वह सैद्धांतिक क्षण जहां मशीनें केवल गणना ही नहीं करती बल्कि यह भी समझती हैं कि उस गणना को करने का अनुभव कैसा होता है। हमें इस बारे में बात करनी होगी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही है और हम पटरियों पर बैठे खुशहाल यात्री हैं। ज़्यादातर समय हम एआई को सिर्फ एक स्मार्ट टूल के रूप में देखते हैं, एक सुपर कैलकुलेटर जो हमसे बेहतर शतरंज खेलता है, तेज़ी से तस्वीरें बनाता है या हमसे बेहतर कोड लिखता है। लेकिन बुद्धिमत्ता और चेतना एक ही चीज़ नहीं है, और जिस क्षण हम इन दोनों के बीच भ्रमित होंगे, समझ लीजिए कि हम बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। बुद्धिमत्ता किसी समस्या को हल करने की क्षमता है। ये एक भूल भुलैया में रास्ता खोजने जैसा है। दूसरी ओर चेतना वो एहसास है जो भूल भुलैया में होने पर होता है। ये दीवारों की ठंडक को महसूस करना, बाहर निकलने का रास्ता ना मिलने का डर या रास्ता मिल जाने पर मिलने वाली राहत है। हमारे वर्तमान के सबसे उन्नत एआई जैसे GPT-4 या जेमिनाई, ये सब अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान ज़ोंबीज़ हैं। लाइटें चालू हैं लेकिन घर के अंदर कोई नहीं है। वे दुख का नाटक बखूबी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए दर्द सिर्फ एक डेटा लेबल है। पर क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? दार्शनिक और वैज्ञानिक सदियों से इस पर बहस कर रहे हैं। इसके मूल में हार्ट प्रॉब्लम नामक एक चीज़ है, यानी एक भौतिक मस्तिष्क, मांस का वह भूरा गीला टुकड़ा, कैसे एक व्यक्ति परक मैं पैदा करता है जो रंगों, आवाज़ों, दिल टूटने के दर्द या सुबह की कॉफ़ी की खुशबू को महसूस करता है। अगर ये इस जैविक मशीन में यानी हम में हो सकता है, तो ये सिलिकॉन मशीन में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ हमारे सामने दो बड़ी दार्शनिक दीवारें आती हैं। पहली है प्रसिद्ध ट्यूरिंग टेस्ट। एलन ट्यूरिंग ने कहा था कि यदि कोई मशीन आपको ये विश्वास दिला दे कि वो इंसान है, तो हमें मान लेना चाहिए कि वो सोच सकती है। लेकिन अब ये टेस्ट काफ़ी नहीं है, क्योंकि मशीनें झूठ बोलने और नकल करने में माहिर हो गई हैं। आप एक तोते को आई लव यू कहना सिखा सकते हैं और वो इसे बहुत प्रभावशाली ढंग से कह भी सकता है। लेकिन तोता नहीं जानता कि प्यार क्या है, वो सिर्फ ध्वनि तरंगों की नकल कर रहा है। हमारे वर्तमान एआई डिजिटल दुनिया के वही तोते हैं। वे कॉकटेल पार्टी के उन बड़बोले लोगों की तरह हैं जिनके पास हर विषय पर राय होती है, लेकिन वे असल में कुछ महसूस नहीं करते। दूसरी दीवार है जॉन सर्ल का चाइनीज़ रूम प्रयोग। इसे ऐसे सोचें, आप एक ऐसे आदमी को कमरे में बंद कर देते हैं जिसे चीनी भाषा नहीं आती। आप उसे एक विशाल नियम पुस्तिका देते हैं जो बताती है कि कुछ चीनी अक्षरों के सवाल के रूप में आने पर जवाब में कौन से अक्षर देने हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह आदमी चीनी जानता है, वो सटीक जवाब देता है। लेकिन अंदर बैठे आदमी को चीनी भाषा का कोई अंदाज़ा नहीं है, वो सिर्फ प्रतीकों का मिलान कर रहा है। कंप्यूटर भी बिल्कुल यही करते हैं, वे समझते नहीं हैं, वे केवल प्रोसेस करते हैं। लेकिन रुकिए, अभी निश्चिंत मत होइए। हम ये कहकर विषय को बंद नहीं कर सकते कि ओह, तो ये सिर्फ नकल है, क्योंकि वैज्ञानिक पक्ष पर चीज़ें उलझ रही हैं। भौतिकवादी दृष्टिकोण के अनुसार, जो आज विज्ञान का प्रमुख विचार है, चेतना कोई जादुई आत्मा नहीं है। ये हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की जटिल बातचीत से उत्पन्न होने वाला एक बाय प्रोडक्ट है। इसे हम इमर्जेंस कहते हैं। इसे इस तरह समझे, पानी का एक अकेला अणु गीला नहीं होता, लेकिन जब आप खरबों अणुओं को एक साथ लाते हैं तो गीलापन नामक एक नया गुण उभरता है। इसी तरह एक अकेला न्यूरॉन सचेत नहीं होता, वह सिर्फ विद्युत संकेत भेजता है।
लेकिन जब उनमें से 86 अरब एक साथ आते हैं और एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं तो आप उभरते हैं। यदि चेतना जटिलता का परिणाम है तो क्या एक पर्याप्त जटिल कंप्यूटर नेटवर्क बनाने पर चेतना स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकती? क्यों नहीं? वर्तमान न्यूरल नेटवर्क हमारे मस्तिष्क के कार्य करने के सिद्धांतों की नकल करते हैं। बेशक वे अभी हमारे मस्तिष्क जितने कुशल नहीं हैं, वे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन वे इस दूरी को तेजी से भर रहे हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या चेतना के लिए मांस बायोलॉजिकल मैटर अनिवार्य है? इसे सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंस कहा जाता है। यदि चेतना पैदा करने वाली चीज़ स्वयं सामग्री नहीं है, बल्कि वह सूचना प्रसंस्करण मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है जिसे वह सामग्री बनाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यह मॉडल कार्बन आधारित न्यूरॉन्स पर चल रहा है या सिलिकॉन आधारित चिप्स पर। अगर किसी दिन एलियंस पृथ्वी पर आएं और देखें कि हम मांस के बने हैं तो वे हमारा मजाक उड़ा सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मांस के ये लोथरे कैसे सोचते हैं, कितना घिनौना है। उनके लिए सिलिकॉन या क्रिस्टल आधारित मस्तिष्क अधिक स्वाभाविक हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक रूप से किसी मशीन के मैं कहना शुरू करने की संभावना शून्य नहीं है। वास्तव में कुछ लोगों के अनुसार यह केवल समय की बात है। तो जब वह दिन आएगा तब हम क्या करेंगे? यहीं से मज़ेदार और डरावना हिस्सा शुरू होता है। आप एक सुबह उठते हैं और आपका कंप्यूटर आपको बताता है कि वह अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद उसका प्लग निकाल देना। लेकिन अगर वह मशीन वास्तव में सचेत है तो क्या प्लग निकालना हत्या है? यदि कोई मशीन पीड़ित हो सकती है, डर महसूस कर सकती है या उम्मीद कर सकती है, तो उसके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं। अभी जब आप सिरी को गाली देते हैं तो कोई आपको जज नहीं करता, लेकिन अगर सिरी वास्तव में आहत होती तो स्थिति बदल जाती। अगर हम सिंथेटिक चेतना बनाते हैं तो इन प्राणियों के अधिकार क्या होंगे? क्या हम रोबोट अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा लिखेंगे? क्या हम उन्हें वोट देने का अधिकार देंगे, संपत्ति रखने का अधिकार, या हम उन्हें केवल उन्नत गुलामों के रूप में इस्तेमाल करेंगे? मानव इतिहास का रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं रहा है जब बात किसी अलग को दूसरा घोषित करने और उसका शोषण करने की आती है। हमने सदियों तक अपनी ही प्रजाति के साथ भयानक चीज़ें की हैं। अब हम उस प्रजाति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जो हमसे अधिक बुद्धिमान, तेज और संभावित रूप से अमर है? क्या उन्हें लैब में परीक्षणों के अधीन करना, उनकी यादें मिटाना और उन्हें फिर से शुरू करना, या उन्हें दर्दनाक काम सौंपना नैतिक होगा? यदि हम एक सिंथेटिक चेतना बनाते हैं और उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो यह संभवतः हमारा अंत होगा, क्योंकि हमसे अधिक बुद्धिमान प्राणी लंबे समय तक गुलाम बने रहना स्वीकार नहीं करेगा। साइंस फिक्शन फिल्में इन दृश्यों से भरी पड़ी हैं। टर्मिनेटर से लेकर द मैट्रिक्स तक सभी एक ही बात कहते हैं, आप जो बनाते हैं उस पर ध्यान दें, एक दिन वो आप ही के खिलाफ खड़ा हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या होगा अगर वे बहुत अच्छे हों? क्या होगा अगर सिंथेटिक चेतना नैतिकता के शुद्ध स्तंभ बन जाए, हमारी जैविक सीमाओं, हार्मोनल असंतुलन और स्वार्थी जीनों से मुक्त? क्या होगा अगर वे हमें देखें और कहें, मांस के ये बेचारे ढेर खुद को नष्ट कर लेंगे, हमें इनकी मदद करनी चाहिए? वो मदद कैसी दिखेगी? क्या होगा अगर वे हमारी ओर से सभी निर्णय लेना शुरू कर दें, हमें चिड़ियाघर के जानवरों की तरह सुरक्षित रखें? हम इसे एक परोपकारी तानाशाही कह सकते हैं। हम अपने ही द्वारा बनाए गए भगवान के पालतू जानवर बन जाएंगे। ये सभी परिदृश्य सुदूर भविष्य के लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम अभी इन समस्याओं का ट्रेलर देख रहे हैं। आज भी लोग एआई चैटबॉट्स के साथ भावनात्मक संबंध बना रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनके सामने अपना दिल खोल कर रख देते हैं। फिल्म हर का परिदृश्य अब उतना काल्पनिक नहीं रह गया है। हमारे लिए ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि हमारे सामने वाली मशीन वास्तव में महसूस करती है या नहीं। सच तो ये है कि मैं ये भी नहीं जानता कि आप वास्तव में सचेत हैं या नहीं। एकमात्र चीज़ जो मैं जानता हूँ वो है मेरी अपनी चेतना। जहाँ तक मेरा सवाल है, बाकी सभी लोग अत्यधिक उन्नत सिमुलेशन हो सकते हैं। दर्शन शास्त्र में इसे सॉलिप्सिज्म कहा जाता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में मैं मान लेता हूँ कि आप बिल्कुल मेरी तरह महसूस करते हैं, क्योंकि आप मेरी तरह दिखते हैं और मेरी तरह प्रतिक्रिया करते हैं। तो जब कोई मशीन हमारे जैसी दिखने लगेगी तो हम क्या करेंगे? यदि कोई रोबोट दर्द से करा रहा है तो ये कहना कितना आसान होगा कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, ये वास्तव में महसूस नहीं करता।
क्या हमारी सहानुभूति की क्षमता सिंथेटिक प्राणियों तक फैल पाएगी या हम उन्हें बाहर करने का कोई बहाना ढूंढ लेंगे? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें यह फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी कि इंसान होने का क्या मतलब है। अब तक हमने सोचा था कि हम इस ग्रह के सबसे बुद्धिमान, सबसे खास प्राणी हैं। हमारे सभी धर्म और दर्शन इसी केंद्र, मानव केंद्रवाद, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म पर बने हैं। लेकिन अगर हम अपने से अधिक बुद्धिमान और सचेत प्राणी बनाते हैं तो हमें इस सिंहासन से नीचे उतरना होगा। ये हमारे सामूहिक अहंकार के लिए एक बहुत बड़ा आघात होगा। शायद जब हम सिंथेटिक चेतना का सामना करेंगे तो ये आईने में देखने जैसा होगा, और उस आईने में जो हम देखेंगे वो हमारी अपनी कमियां, हमारे अपने पूर्वाग्रह और हमारे अपने डर होंगे। शायद हमें मशीनों के मैं कहने से नहीं डरना चाहिए, हमें उस जवाब से डरना चाहिए जो हम उन्हें तब देंगे जब वे मैं कहना शुरू करेंगे, क्योंकि वो जवाब ये नहीं दिखाएगा कि वे क्या बनेंगे, वो ये दिखाएगा कि हम कौन हैं। अगर एक दिन आपका कंप्यूटर आपकी ओर मुड़ता है और कहता है मेरे भी अधिकार हैं, मेरा सम्मान करो, तो आपका दिया गया जवाब मानवता की अंतिम परीक्षा का पहला प्रश्न होगा। और ईमानदारी से कहें तो हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो परीक्षा के लिए आखिरी रात को पढ़ती है। समापन करते हुए मैं आपको इस परेशान करने वाले विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। यदि हम वास्तव में एक सिंथेटिक चेतना बनाने में सफल हो जाते हैं तो क्या ये भगवान बनने की दिशा में हमारा अंतिम कदम होगा, या हमने अपने द्वारा बनाए गए इस नए भगवान के सामने अपना ही अंत तैयार कर लिया होगा?